अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज वो रात के जहां दो आलम का शहंशाह आसमानों की सैर को निकला। आज वो रात के जहां महबूब खुदा परवरदिगार का मेहमान बना। आज सिर्फ रिसालत ही नहीं, अबदियत की मेराज है। आज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र इश्क का आगाज़ ही नहीं, बल्कि बंदा खुदा की बंदगी की मेराज है, जिसने हक़ बंदगी कुछ ऐसे अदा कर दिया कि उससे ज़्यादा महबूब का तात गुजार, इबादतों में यकता, सरचश्मा सदक़ो सफ़ा, मती खुदा। फिर चश्मे फ़लक ने ना देखा ना देखेगा कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में। रब्बे करीम ने सूरह बनी इसराइल में शब मेराज को कुछ ऐसे बयान किया है नाज़रीन के पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द को उसने बरकत दी ताकि उसे अपने कुदरत के कुछ नमूने दिखाए। हकीकत में वही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। असरा यानी मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र। यहाँ पहुँचने के बाद नबी करीम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई। बैतुल मक़दस से सातों आसमानों को तय करके ऐसी बारगाह क़ुर्ब तक पहुँचे कि जहाँ बशर तो बशर, किसी फरिश्ते को भी रसाई न हो सकी। सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचकर मलाइका के सरदार जिब्राइल अमीन ने भी आगे बढ़ने से माजूरी का एतराफ़ किया, जहाँ रब्बे करीम ने अपने हुजूर हाजिर हुए। आपको जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया गया। इस रात रसूल खुदा को अल्लाह करीम ने वो तोहफ़े अता फ़रमाए कि जिनमें इस्लामी अक़ाइद, तकमील ईमान और उम्मत की तकालीफ़ के ख़त्म होने की खुशखबरी, ये भी खुशखबरी सुनाई कि उम्मत मोहम्मदी में जो शिर्क से दूर रहेगा उसकी मग़फ़िरत फरमाई जाएगी। नमाज का तोहफ़ा हमें आज ही की रात दिया गया। मेराज में अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियाँ मौजूद हैं। जब अपने महबूब पैगंबर को अपने कुदरत की निशानियाँ दिखाने के लिए बुलाया तो उसमें कितना वक्त लगा होगा, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अहले ईमान ने नाज़रीन इस वाक़े की सच्चाई को दिल से माना है और उसकी तस्दीक़ भी की है, लेकिन अबू जहल जैसे दुश्मन इस्लाम ने इसे झुटलाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास दौड़ता हुआ पहुँचा और कहा कि अबू बकर, तूने सुना है कि मोहम्मद क्या कहते हैं? क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को वो बैतुल मक़दस गए और आसमानों का सफ़र तय करके वापस भी आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि अगर मेरे आका ने फरमाया तो ज़रूर सच फरमाया है, क्योंकि उनकी ज़बान कभी झूठ से आलूदा ही नहीं हुई। आप हमेशा से सादिक़ और अमीन हैं। मैं अपने नबी की हर बात पर ईमान लाता हूँ। इस वाक़े पर बारगाह रिसालत से अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब मिला। ये वो यकीन, नाज़रीन, अक़ीदा, ईमान जो आका के ग़ुलामों को था, आज वाक़े मेराज की हकीकत को दौरे जदीद की साइंस अपनी इजादात से साबित कर रही है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें हुजूर सरवर कायनात के अस्वा हुस्ना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। नून लीग ने बड़ा दावा कर दिया है कि हमारे सेनेटर्स को कॉल करके कहा जा रहा है कि PDM के उम्मीदवार को वोट न दें। बहुत सी कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि हमारे लोगों को पैसों के ऑफ़र्स की जा रही हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इस हवाले से ख़ासा गुस्सा किया है और गुस्से से भरपूर ये ट्वीट दागा है। ये पहला मौका नहीं है नाज़रीन। डस्का इलेक्शन में भी एजेंसीज़ पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा चुकी हैं मरियम साहिबा। ओपन बैलेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी बड़ा सख्त लबो लहजा इस्तेमाल कर चुकी हैं मरियम साहिबा। इलेक्शन कमीशन को भी शदीद वार्निंग दे चुकी हैं मरियम साहिबा। अज़मत सईद को भी माजी के किस्से याद दिला चुकी हैं मरियम साहिबा। वार्निंग दी है, ब्रॉडशीट कमीशन से अलग हो जाने की बात की है। अरशद मलिक वीडियो केस में भी कहती थी सिर्फ एक नहीं और भी वीडियोज़ हैं। हुकूमत को तो पहले ही अपने बदले हुए रूप से मरियम बीबी डराती रही हैं और अब तो 2 थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ मारने की धमकी दे चुकी हैं। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद। मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने। इज्जत से जस्टिस अज़मत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP
के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएं और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये खुद सच बता दें, मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं। 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए। वहाँ पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे, ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। मरियम बीबी सिर्फ धमकियाँ ही क्यों देती हैं? अगर कुछ होता है तो वो सामने लेकर क्यों नहीं आती? ये जब मरियम साहिबा इस तरह की बात करती हैं, मैं हमेशा ये सवाल उठाती हूँ, लेकिन उसके बाद नई धमकी आ जाती है। जो पुरानी बातें होती हैं उसका कोई सबूत सामने ला नहीं पाती या होता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल नाज़रीन, कल अहम इंतखाब होने जा रहा है, ऑब्वियसली चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, और चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी का मुकाबला एक बार फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से होगा। कल क्या होगा, सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बड़ा दिलचस्प मंज़र था जब सादिक ऑपोजिशन के डिनर में, सादिक संजरानी साहब ऑपोजिशन के डिनर में बिन बुलाए ही मेहमान बने। सलीम मांडवी वाला साहब ने खाने का ये एहतमाम किया था और यहाँ पर जो इन्वाइटेड थे वो ऑपोजिशन के सेनेटर्स थे ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ संजरानी साहब ऐसा कहा जा रहा है कि खुद ही तशरीफ़ ले आए और अपोजिशन सेनेटर से बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। साथ ही फिर वहीं पर मौका गनीमत जाना अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाना शुरू कर दी। जो देर से आने वाले चंद सेनेटर्स ने जब सादिक संजरानी को वहाँ देखा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो किसी गलत हॉल में आ गए, किसी गलत महफिल में आ गए और ये शायद हुकूमती महफिल हो। लेकिन फिर जब वहाँ उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को भी देखा, नून लीग के सेनेटर्स को भी देखा, तो फिर उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि महफिल तो अपोजिशन की है, लेकिन मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर सादिक संजरानी साहब आए हुए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो वहाँ पहुँचे नहीं थे और उससे पहले ही सादिक संजरानी साहब वहाँ से निकल गए थे। अब संजरानी साहब की ये कोशिशें क्या रंग लाएंगी? बिन बुलाए मेहमान बन जाने के बाद क्या नतीजा कल कुछ निकल पाएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी और आपको कुछ मैंने वो पुरानी गुफ्तगू भी सुनवाई कि जब कोई मामला होता है तो मरियम नवाज़ साहिबा की जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह के दावे होते हैं या जिस तरह की धमकियाँ होती हैं, कभी वो एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रही होती हैं, धमका रही होती हैं, कभी वो जजेस के ख़िलाफ़ बात कर रही होती हैं, वहाँ पर धमकियाँ लगा रही होती हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक धमकी लगा दी है कि जी हमें कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं और बहुत सारे लोगों ने तो कॉल्स भी रिकॉर्ड कर ली हैं। तो फिर मरियम यहाँ तक ही महदूद क्यों रहती हैं? वो सिर्फ सामने आकर सिर्फ इतना बताती क्यों है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, उनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, वो पेश क्यों नहीं करती सामने? या फिर किसी ऐसे फोरम पर लेकर क्यों नहीं आती कि जहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? ये गालिबन वो सवाल है जो कितने दिनों तक सवाल रहता है, इसका जवाब कब आता है ये अब तक किसी को मालूम नहीं है। लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं कि अब नई मरियम की कौन सी धमकी आ जाए। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले भी मरियम साहिबा जब जलसे जुलूस में मौजूद होती थी तब भी वो हाथ उठा कर कहती थी कि जी हमें कॉल्स आ रही हैं, हमसे राब्ते करने की कोशिशें की जा रही हैं, हमसे बात करने की कोशिश की जा रही है। अब जब ये सेनेट का इंतखाब, जब ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है तो वहाँ पर भी मरियम साहिबा एक बार फिर कह रही हैं कि हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, हमारे सेनेटर्स को कहा जा रहा है कि वो पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट ना दें, यानी अब्दुल गफूर हैदरी साहब को वोट ना दें, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स यानी हुक्मरान जमात के जो कैंडिडेट सादिक संजरानी साहब बाप पार्टी के और इसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन का जो ओहदा के लिए उम्मीदवार हैं उनको वोट दें। इस किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी बड़ा अहम है कि ये जो इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कल होने जा रहा है, इंतखाब कल होने जा रहा है, उसके लिए हुकूमत की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जब जो आपने करना था सेनेटर्स के इंतखाबात के दौरान वो कुछ हो चुका है, लेकिन अब हमारी बारी है, जीत की बारी हमारी है। यहाँ पर फिर अगेन ये सवाल बनता है कि जब जो अपोजिशन है उनके नंबर गेम में वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो हुकूमत के नंबर हैं 47 वो कम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत ये दावा कैसे कर रही है कि वो जो अपना चेयरमैन भी अपना लेकर आएंगी, डिप्टी चेयरमैन भी अपना लेकर आएंगे? ये कैसे होगा, इसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। या फिर हम उसूल जो अपोजिशन ने अपनाए हैं पिछली दफ़ा में, क्या वो सारे ही उसूलों के ऊपर चलेगी हुक्मरान जमात और उसके बाद अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेकर आएगी? गेस्ट होंगे आगे हमारे साथ मेहमान, उनसे इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि ओवरव्यू पेश कर दूँ अगले टॉपिक का भी। रस्सी जल गई है जनाबे वाला, बल नहीं गया है। MQM लंदन बाज आकर नहीं दे रही है।
कराची में एमकेएम लंदन टारगेट किलिंग का एक और नेटवर्क है, वो बेनकाब हो रहा है, जिसकी सरबराह टेक्सास अमेरिका में रहने वाली एमकेएम लंदन राबता कमेटी के रुकन कहकशा हैदर है। रेंजर्स ने इनके आलाकार कातिलों को पकड़ा तो फिर वस्ती सारी चीज़ें सामने आनी थी। सीटीडी ने मुल्जिमान से कहकशा की टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी पेश किया है, जिसमें वो बड़ी सफाकी से हदफ के सर और गर्दन को निशाना बनाने की ताकीद कर रही हैं। खातून है ये। और फिर टारगेट किलर्स को काम हो जाने पर 50,000 और लाखों रुपए अदायगी की यकीन दहानी करवाती है। टारगेट किलिंग के लिए 2-3 शूटर्स की ऐसी टीम तश्कील दे रखी है जो एक दूसरे को जानती है और न ही जानने की कोशिश करती है। सुनिए ज़रा की बात तो सुने, तो गुफ्तगू सुनिए आपने नाज़रीन। सीटीडी ये बता रहा है कि कहकशा हैदर ने रॉ और कौम परस्त दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर ये टीमें बनाई हैं जो तकरीबन 4 साल से कत्ल की वारदातों में मुलव्वस हैं, और उनका निशाना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और ख़ासकर मजहबी रहनुमा थे, जिनके ज़रिए ये फ़िरका वारियत फैलाना चाह रहे थे। ग्रुप किलर्स का 2017 में पकड़ा गया, उसके बाद मज़ीद ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए, इवन राइट अप टू 2020 तक। एक यूएस सिटीज़न जिनका नाम है कहकशा हैदर बजरिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी। जो टीम 2017 में गिरफ्तार हुई, इन बंदों के गिरफ्तार होने के बाद भी एक अलग टीमें भी ये खातून जो है वो चलाती रही हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह ट्रेस किए हैं तो एक बड़ी क्लियर लाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की आ रही है कि वारदात होती है और उसके कुछ दिन बाद जो है वो जो स्टेटेड अमाउंट है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए इस वक्त ये टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हम सीटीडी में इन पर पर्चे दे रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए जो भी अमरीकी हुकूमत है, जो भी उनके रेलिवेंट कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे मैटर टेकअप करेंगे। ये बाहर बैठ के भी ये लोग इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इकट्ठी हैं और पाकिस्तान की तरफ जो भी जिधर से बैठ के भी बुरी आंख से देखेगा, इंशाल्लाह उसका इसी तरीके से इलाज किया जाए। इस पर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा नौ मुंतखब सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं कि कहकशा हैदर का नाम जो है वो पाकिस्तान मुखालफत के हवाले से माजी में भी लिया जाता रहा है। ये खातून माजी में भी कत्ल गारत गिरी में मुलव्वस रही हैं, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने ख़ुद को लंदन से अलहदा किया हुआ। जी मैंने देखी नहीं है वो वीडियो, लेकिन ये जो खातून हैं ये बहरहाल पाकिस्तान मुखालिफ और जो कत्ल गारत के हवाले से इनका नाम माजी में भी मंजर आम के ऊपर आया है, जो रेंजर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी करता रहा है। और हमें बड़ी खुशी है कि वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तौर के ऊपर काम कर रहे हैं कि कराची के लोगों की बहैसियत मजमूई जानो माल की हिफाजत होती रहे। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा मुतालबा भी है। कहकशा हैदर कौन है, कब अमेरिका गई, मुत्तहदा लंदन के साथ कब से हैं? अली हफीज़ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अली, आपको खुशामदीद कहूँगी। बताएं ये खातून कब से बैरून मुल्क मुकीम है? एमकेएम लंदन में कौन सी अहम भारी जिम्मेदारियां हैं इन पर जो ये निभा रही हैं? देखिए, बिल्कुल तफ्तीशी इदारों के हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कहकशा हैदर का एमकेएम के अंदर। इनके भाई थे कामरान हैदर, फेडरल बी एरिया सेक्टर के जो है वो रुकन रह चुके हैं, सेक्टर मेंबर थे। जब 90 की दिहाई में 1992 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद जो है वो कराची से फ़रार हो गए। कामरान हैदर अमेरिका गए। उनके बाद जो है इनकी बहन जो है कहकशा हैदर, ये भी जो है अमेरिका मुंतकिल हो गई। कामरान हैदर जो है कराची में जब तक रहे, जब तक वो फेडरल सेक्टर के मेंबर थे, उसके बाद जो है वो अमेरिका में एमकेएम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो है ज्वाइंट जो है इंचार्ज बन गए। 14 जुलाई 2017 में जो है कामरान हैदर का वफात पा गए, वो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद कहकशा हैदर जो है बड़े तरीके से जो है एमकेएम की ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बड़ी जगह बनाई। वो मेंबर राब्ता कमेटी हो गई और इंतहाई करीब हो गई बानी एमकेएम की। उसके बाद इन्होंने जो मामला थे, ख़ास तौर पे कनाडा में बैठा जो सफदर बाकरी है जिसका नेटवर्क है, उससे जो है राब्ते में है कहकशा हैदर, जो तंजीम हमारे ज़राए बताते हैं, सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में बैठा है तराविश अली। इन दोनों से जो है वो राब्ता जो करता है, जो शख्सियत करती हैं, वो है कहकशा हैदर। पहले 2015 से 17 तक ये जो है क़याम किया इन्होंने यूके के अंदर। अब कुछ दिनों पहले ये वापस जो है वो अमेरिका में आ गई हैं। कहकशा हैदर के बारे में बताया जाता है कि जो भी ख़ास पैगाम होते हैं बानी के, जो दहशतगर्दी का विंग है, उसके जो कारिंदे हैं, उनको बरास्त जो है कहकशा हैदर जो है तमाम मैसेजेस देती थी। इससे पहले हमने एक ऑडियो कॉल जो है वो पहले भी सुन चुके हैं
सलीम बेल्जियम, जो कराची में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। इसी तर्ज की जो ऑडियो टेप जो है वो कहकशा हैदर की मंजरम पे आ गई है। अब कोई दो राय नहीं है, तफ्तीशी हुकाम भी यही कहते हैं किस तरह जो है हिदायत दी जाती है व्हाट्सएप पे, जो सोशल नेटवर्किंग है उसके ज़रिए, और कराची के अंदर ख़ास तौर पे जो है मजहबी उलमा कराम और मजहबी शख्सियात हैं, कहकशा हैदर ग्रुप जो है उनको टारगेट करना चाहता था ताकि कराची के अंदर फ़िरका वारायत जो है वो कत्ले आम हो, कराची में बदअमनी हो, पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की जो साजिश है ये MQM लंदन जो है ऑपरेट कर रही है। कहकशा हैदर जो नाम है अब बाकायदा सामने आ चुका है। ये बहुत ठोस जो है वीडियो ऑडियो कॉल है, आप देख सकते हैं। माजी के अंदर सूलत मिर्ज़ा जो है, सूलत मिर्ज़ा, उसने भी स्टेटमेंट दिया था, उसको भी MQM ने लाताल्लुकी ऐलान किया था, कहा था कोई उसकी नमाज जनाजा में न जाए। इसके बाद कहीं जो है कारकुनान के स्टेटमेंट जो है, वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। अब ऑडियो टेप जो है, एक जो है सलीम बेल्जियम की आई पहले, उसके बाद अब कहकशा हैदर की तमाम शवाहिद सामने आ गए हैं कि सबसे बड़े शहर के अंदर कराची के अंदर कौन सा ग्रुप बदअमनी करवाना चाहता है, उनके टारगेट्स क्या हैं। सिक्योरिटी इदारों की जो है अहम जो है ये दस्तावेज़ जो मालूमात है वो सामने भी आ गई है। 2017 अक्टूबर में जो है कराची में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे, उनको जो एक्सेस दिया गया, उनसे इंट्रोगेशन में जो है उनको मोबाइल एक्सेस दिया गया। जैसी राब्ता हुआ कहकशा हैदर का, तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई। जी ठीक है, कंवर नवीद जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बड़ी शदीद इंकशाफात जो हुए हैं CTD की तरफ से, सर ये इनके खातून के बारे में, कहकशा हैदर साहिबा के बारे में जो कुछ पता चल सका है, लंदन राबता कमेटी की ये हिस्सा भी रही हैं। फिर इनके जो भाई कामरान हैदर हैं वो 90s से यहाँ पर फेडरल भी एरिया अहम जिम्मेदारियाँ उनके पास थी। तो सर जो कुछ इनके बारे में पता चल सका है कंवर साहब, ये आगाज से ही, शुरू से ही पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा रही हैं सर? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है आप किस खातून की बात कर रही हैं और कौन वो खातून है, और ये तो पाकिस्तान के रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज में हो या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको अदालत में पेश करें, और पाकिस्तान को भी और कराची शहर को भी हर किस्म की बदअमनी से महफूज रखें। ट्रू ट्रू। कंवर साहब आप सर सीनियर रहनुमा हैं, बहुत पहले से आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हैं। सर 90s से इनके भाई बड़े सरगर्म कारकुन रहे हैं, फिर ये खातून खुद भी मुत्तहिदा लंदन की राब्ता कमेटी का हिस्सा रही हैं, तो आप जानते नहीं इनको? आपसे राब्ता तो रहा होगा आप? जो लंदन से हमारा ताल्लुक खत्म हुए हुए एक अरसा हो गया है ना। जी जी। तो लिहाजा अब उसके वहाँ पर कौन राब्ता कमेटी में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन वहाँ के अहदेदार है, कम से कम हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए कि हमने उनसे मुकम्मल क़तई ताल्लुक कर लिया। और बिल्कुल सही सर, मैं इसीलिए 2016 की से पहले की बात कर रही हूँ कंवर साहब। इससे पहले जब आप लोगों ने अपने आप को क़तई ताल्लुक नहीं किया था, उस वक्त जब ये राबता कमेटी का हिस्सा हुआ करती थी, आप लोगों से कोई राबता, कोई बात इनसे इनके मुतालिक नहीं हुई सर? इनको जानते ही नहीं आप? देखें, उस वक्त यहाँ से सिर्फ 2 खवातीन थी जो राबता कमेटी का हिस्सा थी, एक सेनेटर नसीम जलील साहिबा और एक मुमताज हमारी MP थी। सिर्फ ये 2 ही राब्ता कमेटी का रुकन थी। इस वक्त जो है हमारी एक राब्ता कमेटी की रुकन है जो हमारी MNA भी है, किशोर जोहरा। बाकी एक तवील अरसे के दौरान में राब्ता कमेटी में, या उससे कुछ अर्से पहले एक और हमारी राब्ता कमेटी की जलील मजीद, सिर्फ यही लोग राब्ता कमेटी में रहे हैं। इसके अलावा कोई और राब्ता कमेटी में रहा नहीं है, ना लंदन से ना पाकिस्तान। सही। आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं सर कि ये राबता कमेटी का हिस्सा कभी भी नहीं रही इस नाम की कोई खातून? पाकिस्तान की राब्ता कमेटी लंदन की बात कर रहे हैं। इस वक्त भी 2 लेडीज उसका हिस्सा हैं, एक सेनेटर नसरीन जलील और एक किशोर जोहरा। इसके अलावा कोई राब्ता कमेटी का हिस्सा नहीं है। और सेनेटर नसरीन जलील तो बहुत तवील अरसे से हैं और बाकी कोई और। कंवर साहब, मैं लंदन की बात कर रही हूँ सर। लंदन का देखो, लंदन का अगर आपको मालूम करना है तो लंदन से हमने
2016 से पहले की बात कर रही हूँ सर। 4 अभी साल अलहदगी तो पहले अभी हुई है ना हमने- सर, 4 सालों से। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जिन खातून का नाम ले रही हैं वो राब्ता कमेटी में कभी भी नहीं थी। और जहाँ तक कारकुनान की ताल्लुक है तो सिर्फ कराची में 50,000 कारकुनान थे। ना मुझे सबके नाम याद हैं, ना मैं सबको जानता हूँ ना। सही सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। आप माफ़ कीजिएगा कंवर साहब, कंवर नवीद जमील साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत बार आप कह रहे हैं कि आप इस तरह की किसी खातून को नहीं जानते या ये कभी राब्ता कमेटी का हिस्सा नहीं रही हैं लंदन की। आप इस बात की तरदीद करें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ मैं जा रही हूँ बात करने के लिए, जो चंद टेक्नोलॉजी शेयर के सहारे तेज़ी के नए रिकॉर्ड बनाने की फ़िक्र में थी, महंगाई और सियासत के डर से धड़ाम से नीचे आ गिरी है। मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट की, जिसे मईशत का बैरोमीटर कहते हैं। कहाँ 47,000 और कहाँ मुसलसल 6 सेशंस की गिरावट के बाद 43,000 से भी नीचे। अब तो क्या मईशत डोल रही है या सियासत, जो भी कुछ हो, इस बार भी छोटे सरमायाकार बेचारे बुरी तरह पिस रहे हैं। सभा टीम की नुमाइंदा है, सबा गई हैं वहाँ पर, उन्होंने क्या देखा है आइए आपको भी दिखा देती हूँ। आपने कभी भालू और भैंसे की लड़ाई देखी है? भालू अपने मद्दे मुकाबिल को उठाकर नीचे मारता है, जबकि भैंसा ऊपर की तरफ उछालता है। इसीलिए भालू को मंदी और भैंसे को तेजी की अलामत समझा जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में भालुओं का राज है। आइए सूरत हाल अंदर चलकर देखते हैं। तो मेरी पुश्त पर जो मनाजिर हैं ये स्टॉक मार्केट के मनाजिर हैं, जहां लोग कभी भालू और कभी भैंसे के रूप में अपनी किस्मत आजमाने चले आते हैं। लेकिन आजकल यहां पर लोग कम ही आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग ऑनलाइन या घर पर बैठकर काम चलाते हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट कभी नहीं आए, वो ज़रा ये मंजर याद करें, जब मेरे पास तुम हो में दानिश इन्हीं रास्तों से गुजरकर कामयाब हुआ था और रातों रात अमीर हो गया था। खैर, वो तो ड्रामा था, लेकिन हकीकत में भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं और बहती गंगा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर चले आते हैं और समझबूझ ना होने के बायस अपनी उंगलियां जला लेते हैं। आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? क्योंकि मईशत की तरक्की का बैरोमीटर अपने मुंह में थर्मामीटर दबाए है, जो 2 माह में काफ़ी ऊंचा उड़ रहा था, 5 रोज़ में सब उड़ गया। सांप सीढ़ी के इस खेल में इंडेक्स 47,000 से गिरकर 44,000 से नीचे आ चुकी है और इस मलबे तले कई चीखें ऐसी हैं जो कि सुनाई भी नहीं दे रही हैं। तो एक ऐसे इन्वेस्टर से हमने बात की है, आइए जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मैं इम्तियाज़ नाम है मेरा। इम्तियाज़ साहब सारी जमा पूंजी लगा? हाँ, अपनी बच्चियों से ली, कुछ बीसी से ली, बीसी भरी थी, वो है सारे लगाए, 2 महीने के अंदर लगाए थे मैंने, काफ़ी पेमेंट लगाई थी यहाँ पे। तो कितना लॉस हो गया सर? जितनी कैपिटल लगाई थी इसमें 50% हो गया मुझे। आपने अपने बच्चों से पैसे लिए, सारी जमा पूंजी लगाई, अब क्या घर वाले क्या कह रहे हैं? मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे? जी मना कर रहे हैं, बोले ये सारा माल बेचो, लॉस करो और कुछ जॉब कर लो, ये इस बाज़ार से नहीं करो काम। सही, तो अभी किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये डाउनफॉल की वजह क्या देख रहे हैं? दोनों जो वजह ये हुकूमत की पॉलिसियाँ भी सही नहीं है। कभी आप लगा, अभी देखो टैक्स रिलीफ दिया, वापस ले लिया, इस तरह थोड़ी होता है काम। अब नेक्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? नहीं कर सकता मैं, जो है वो ही आ जाए, मेरी कैपिटल वापस आ जाए तो मैं सही हूँ। कह रहे हैं बाजार अच्छी होगी, कब होगी? अभी देखे 2 रोज़ है और मंदी की कह रहे हैं, सीनेट का इलेक्शन भी है, तो इस वजह से मना कर रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट मत करो। सर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? इन्वेस्टमेंट तो 20-25 लाख रुपए की हुई थी स्टॉक शेयर में, और बाकी भी काफ़ी लोगों ने की हुई थी। इस वक्त मार्केट का जो मेन मसला जो सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि मार्केट जो चलती हुई आई है ना, उस वक्त कुछ शेयर जो चलते हुए हैं, जैसे 4-5 शेयर जो जैसे नेशनल रिफाइनरी, TRG वगैरह, जिससे इंडेक्स इन्होंने कर दिया था 47,000 का, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल हो गया $65 तक। जब आप स्टॉक मार्केट चलती है तो पूरा इसको एक साथ फ्लो करके पूरी मार्केट चलनी चाहिए, जबकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 शेयर चला के रखे हुए हैं। लकी सीमेंट
गवर्नमेंट का शेयर था 900 रुपये था, 800 रुपये भाव हो गया। तो मैं ये नहीं समझता कि जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके पास लकी सीमेंट है, उनके पास कोई दूसरे शेयर पड़े हुए हैं, जबकि वो दूसरे शेयर कुछ भी मार्केट में नहीं चले। सिर्फ 5 शेयर चले हैं, जिसके अंदर नेटसोल का शेयर था 35 रुपये, जिसका भाव इन्होंने कर दिया 30 रुपये। क्यों इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करी? मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, थोड़ा सा वेट किया जाए, और फिर वक्त इन्वेस्ट करनी भी चाहिए तो सिर्फ वो शेयर लेने चाहिए जिनके डिविडेंड आते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना, जो रिजल्ट जो भी आ रहे हैं ना, वो सब अच्छे नहीं आ रहे कुछ भी। मार्केट की पार्किंग का एरिया है जहां नए मॉडल की चमचमाती गाड़ियां मार्केट की तेजी का पता दे रही हैं, लेकिन वहीं आगे एक मस्जिद भी है जहां पर यही सदाएं बुलंद हो रही हैं कि या अल्लाह बस मार्केट को संभाल ले। 47,000 का ये नंबर मार्केट के लिए K2 साबित हुआ है। जहां फरवरी में मार्केट को राइज करना था, कई चोटियां सर करनी थी, वहीं इसे जोरदार थप्पड़ पड़ा है। वैसे तो हर माह के आखिरी हफ्ते में मार्केट दबाव का शिकार हो जाती है और सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और मार्केट हिचकोले खाती है, लेकिन रही सही कसर इस दफ़ा सियासी तूफान ने पूरी कर दी। वज़ीर माल हफीज़ शेख हार गए और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकील करीम डेयरी के ऑफिस में, और इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। और डेफिनेटली इन्होंने इस मार्केट में, इस स्टॉक मार्केट में कई उतार चढ़ाव की वादी और चोटियां देखी हैं, और ये 20 साल के भी नहीं थे जब से स्टॉक मार्केट आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। इनकी वैसे तो बड़े सारे कारोबार हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम इनसे स्टॉक मार्केट में बात करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बाद शेयर हैं, ये 10 से 11 गुना बढ़ गए हैं। तो किसका दिल नहीं चाहता सर कि इस चलती बस में सवार ना हो, लेकिन अचानक से मार्केट धड़ाम से नीचे कैसे गिर गई? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटी मार्केट के बारे में मैं ये कहूँगा कि 10% भी बढ़ सकती है और 100% भी बढ़ सकती है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एक बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वो बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होते हैं, डिमांड सप्लाई की बातें होती हैं। तो पीछे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की 3-4 कंपनियों ने ज़्यादा परफॉर्म किया और उनकी प्राइस वाकई काफ़ी बड़ी है, लेकिन शायद 10 गुना 15 गुना नहीं कह सकते। हमारी एक आदत बनी हुई है कि हम एक चीज़ 60 रुपये में ट्रेड कर रही थी और वो हो गई 12 रुपये। जब 12 से 120 हुए तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है और इंक्वायरियाँ भी शुरू हो जाती है, जो मैं समझता हूँ गलत है। तो सर, छोटा सरमायाकार जो है वो ब्रोकर को हमेशा विलन समझता है। उसको लगता है कि मार्केट को घुमाना आपके बाएं हाथ का खेल है। कोई तो है सर जो मार्केट चला रहा है। लोग बातें कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और उनका नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी करते हैं, नुकसान भी होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि एक तो क्लाइंट का काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं कि नहीं ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहा है, उसके चांसेस हो सकते हैं। कुछ पिछले अदवार में हमने देखा है ब्रोकर्स ने मार्केट मैनिपुलेशन किए और बदकिस्मती से उनको सज़ा नहीं हुई। अगर उनको सज़ा दी जाती या आज दे देते हैं और या आज भी इसको टेकअप कर जाते हैं, तो शायद इनको इतनी हिम्मत ना होती कि इस तरह की स्पेकुलेशन वो करें। तो सर, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, तो सर आप मशवरा क्या देंगे लोगों को कि मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें? आज भी यकीन से कहता हूँ, मार्केट में अगर आप स्पेकुलेशन से हटें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खरीदने चाहिए और बहुत वैल्यूएबल है। पाकिस्तान की मार्केट में आज भी यकीन से कहता हूँ दुनिया की मार्केट से बेहतर मार्केट है और इन्वेस्टमेंट के लिए जन्नत है। उम्मीद करते हैं जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं अल्लाह इनके लिए आसानी करे, आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च करीब आ रहा है। लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाना है, उन्हें घरों से निकालना है, सड़कों पर सुलाने के लिए JUIF ने एक बार फिर सियासत में मज़हब कार्ड का सहारा लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के जानिसारों ने KPK में पम्फलेट तकसीम करना शुरू कर दिए हैं, और जिसमें जो इबारत लिखी हुई है ना कि मौजूदा हुकूमत अल्लाह का अजाब है, इस हुकूमत में अस्तग़फिरुल्लाह नबी पाक की गुस्ताखी वाज़े नज़र आ रही है। लिहाजा हुकूमत का ख़ात्मा फ़र्ज़ ऐन है, इसलिए लोग ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। इनके पैगामात पर लोग कितना यकीन करते हैं कितना नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल ये नाज़रीन JUI की इंतहाई ख़तरनाक मूव है। ऑपोजिशन के आज़ादी मार्च के लिए भी मौलाना ने इसी तरह से कैंपेन की थी।
फर्जी कल्चर, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, ये PTI का कल्चर है। अब अगर इसको आप मुल्क में फ़रोग देना चाहते हैं और इसको मुल्क की सियासत की बुनियाद बनाना चाहते हैं तो फिर लानत हो ऐसी सियासत में। मैं तो 2012 से ये बात कह रहा हूँ कि ये यहूदी एजेंट है, वहाँ से उसको सपोर्ट हासिल है और आज पूरी कौम पर आश्कारा हो रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं। कोई गैरतमंद इमाम किसी कीमत पर यहूदियों और हिंदुओं से आया हुआ पैसा अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने पहले दिन कहा था कि आप पाकिस्तान के एजेंडे पर इक़्तिदार में नहीं आए, आप या इसराइल के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं या अमेरिका के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं। बहरहाल आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं, आप किसी बैरूनी क़ुव्वत के एजेंट। तो मौलाना साहब की सियासत में नाज़रीन मज़हब कार्ड जो है ना वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मदारिस के बच्चों का इस्तेमाल हो, सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस तरह के फतवे जारी करने जैसी बातें हों, हमेशा इन्हें फ़ायदा देती हैं। मुस्लिम लीग नून भी माजी में इस तरह की सियासत करती रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि वो तो मज़हब कार्ड के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर ख़ुद को इससे अलहदा नहीं कर पाते हैं। मुस्लिम लीग नून के तराने में भी यहूद के पैरोकार इन जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि माजी में PTI, अवामी तहरीक और तहरीके लब्बैक के धरनों को मजहबी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाने वाली आज की अपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ मजहबी सियासी जमात JUI के साथ खड़ी हुई है। बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिर्फ सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से, ये देश अपने खिलाफ नाज़रीन मजहब कार्ड के इस्तेमाल पर खान साहब का जवाबी अंदाज हमेशा निराला होता है। क्या इस बार वो इसमें कामयाब होंगे या फिर JUI फे अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? पीपल्स पार्टी की पोजीशन यहाँ वाज़ेह होना ज़रूरी है। तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेहमान में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं नईमा किश्वर साहिबा हैं JUI फे से। नईमा साहिबा खुशामदीद। ये बता दीजिए हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। नईमा साहिबा, क्योंकि टॉपिक मैंने आज के चूज़ किया है आपके हवाले से, तो मैं आप ही से बात कर चाह रही हूँ। ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा, आज़ादी मार्च के मौके पर भी हमने देखा था कि JUI ने मज़हब के नाम पर फंडिंग तक की थी, और अब एक बार फिर पम्फलेट सामने आ रहे हैं जिनमें हुकूमत को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ इक़दामात में मुलव्विस होना दर्ज है। आप नहीं समझती कि अब मज़ीद हमें इस तरह के इल्ज़ामात को, इस तरह की बातों को सियासत में तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, जिस तरह आपने चार्जशीट लगाई है, मेरे ख्याल में इसमें 2-3 घंटे अगर आप दे देती तो मैं एक बात की आपको जवाब देती, लेकिन मेरे ख्याल में आपने टाइम मुझे 5-10 मिनट देना है, और चार्जशीट जो आपने इतना अपना इंट्रो में लगाया है वो बहुत लंबा चौड़ा है कि हम मदारिस के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मज़हब तो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करते हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लाम के नाम पे हमने इस मुल्क को हासिल किया है। हमारा आईन एक इस्लामी आईन है और हमारा मुमलिकती मजहबी इस्लाम है। तो ये तो आप जहन से निकाल दे कि हम इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लाम तो हमारा दीन है और हम इस्लाम की बात हर जगह करेंगे, और इस्लाम का कानून, इस्लाम के कल्चर हम इस मुल्क में नाफिज करेंगे, और उसके लिए जद्दोजहद हमारा दीनी अखलाकी फ़र्ज़ है, और उसके लिए जद्दोजहद हम हर लम्हा करते रहेंगे। नईमा साहिबा, देखिए, तबलीग करें मज़हबी इस्लाम से, अल्लाह माफ़ करे, किसने इनकार किया है? तबलीग से किसने इनकार किया है? ये तो मैं उन इल्ज़ामात की बात कर रही हूँ जो सियासत में कम से कम नहीं लगने चाहिए। फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरह के इल्ज़ामात, नईमा साहिबा। लाजिम और मज़लूम, सियासत और इस्लाम एक साथ चलता है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम और सियासत की है। हमारे मज़हब का और हमारा अकीदा और सियासत एक साथ है। क्या सियासत और इस्लाम को हम अलग कर ले?
आप कहते हो दीन के आप मदारिस के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बच्चे जो मदारिस में पढ़ते हैं, क्या ये इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या ये नादरा का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये वोट इस्तेमाल नहीं करते? क्या नादरा ये साहिबा, यही सियासत में मसला हिस्सा है, नहीं यही तो लेते? मसला है कि जो क्या नादरा ये के शनाख्ती कार्ड क्या इस्तेमाल ये नहीं करते, जो वोट नहीं डाल सकते, वो भी इन धरनों में मौजूद होते हैं। यही तो बड़ा मसला है। अल्लाह का शुक्र है आप खुद ही उस मसले को आइडेंटिफाई भी कर रही हैं। और फिर क्या जो मैंने बात की थी, क्या हमारा दीन बगैर किसी तहकीक के किसी मुसलमान पे, दूसरे मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा देने की इजाज़त देता है? नईमा साहिबा, आप सुन ले, हमने किस पे कौन सा इल्जाम लगाए हैं? आपने हमारे 14 मार्च देखे हैं, आपने कितने बच्चे थे हैं, कितना मुनज़्ज़म हमारा मार्च था, किस पे हमने इल्जाम लगाए, कितने हमने तशद्दुद किए हैं, कितने हमारे कोई पत्ता टूटा है, कितना मुनज़्ज़म हमारा मार्च था, कितने आपने बच्चे देखे। ये तो आप इल्जामात लगा रहे हैं। आप कहते हो यहूदी एजेंट के हम इल्जामात लगा रहे हो। आप कहते हो कि हम इसराइली एजेंट। आपकी कौमी असम्बली में पहली बार इस यहूदियों के बारे में तकारीर हुई, किसने उसको डिनाई किए? हुई कि नहीं हुई? इस असम्बली में, कौमी असम्बली में पहली बार तकारीर हुई। जी सही। तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने की, किसने उसको डिनाई किया? किसने उसकी मुखालफत की कि नहीं ये हम इसको डिनाई करते हैं, ये गलत नहीं है। मैं आपकी बात पे रिस्पांस जो है वो हाफिज साहब से ले लेती हूँ। हाफिज साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कह रही हैं जो इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल नईमा साहिबा, करीम। आपकी बात बड़ी आराम से सुनिए, आप भी सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इमरान ख़ान साहब फ़लस्तीन के मसले में अभी तो ख़ुद फ़लस्तीनियों ने तस्लीम किया। फ़लस्तीनी सदर ने, फ़लस्तीनी मुफ्ती आज़म ने, काज़ी उल क़ुज़ात ने जो पैगामात भेजे, जो ख़त भेजा, उसमें कहा कि इमरान ख़ान तुमने पूरी उम्मत का सर फ़ख्र से बुलंद किया है जो फ़लस्तीन के मसले पे मौक़िफ़ अपनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान का कोई नुमाइंदा जो है वो जाके इसराइलियों से या यहूदियों से मुज़ाकरात नहीं करता, जबकि ये बात वाज़ेह है कि माजी की हुकूमतों में जहाँ पर हमारे उलमा हज़रात वज़रा थे, वहाँ ये ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह इसराइल से मुज़ाकरात होते रहे और लाबी होती रही। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इमरान ख़ान की अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के मसले के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसे तो पूरा आलम इस्लाम सराह रहा है। उसे तो फ़लस्तीनी सदर ये बात लिख रहा है ख़त में तहरीरी अपने दस्तखत के साथ कि इमरान ख़ान तुमने उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र हो और तुमने जो जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है इस पर पूरी उम्मत को फ़ख्र है। ये फ़लस्तीनी सदर का ख़त है, ये कोई पाकिस्तान के किसी सियासतदान या मौलवी साहब का ख़त नहीं है। दूसरी बात जहाँ तक है, मैं समझता हूँ सियासी मैदान में हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। अपोजिशन का हक है कि वो बात करे, लेकिन ये कह देना कि फ़लाँ ख़त्म नबूवत का मुनकर है, फ़लाँ यहूदी हो गया है, फ़लाँ तो ख़त्म नबूवत के कानून में जो डाका डला था उसमें वोट किन्होंने दिए थे? उसमें वोट देने वाले भी मौलवी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसके उस जुर्म में पर्चे भी सहे, सारा कुछ सहा, और आज कानून में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिखा जाएगा तो साथ खातिमुन नबिय्यीन लिखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में पहली बार तौहीन नामूस रिसालत के ऊपर जिस जुर्रतमंदाना अंदाज से इमरान ख़ान ने बात की वो कोई छुपी हुई नहीं है। अभी इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में जो मुश्तरका करारदाद आई वो इमरान ख़ान की कोशिशों का नतीजा है नामूस रिसालत के मसले के ऊपर। फ्रांस में जब खाके बने हैं तो फ्रांसीसी सदर खुद इमरान ख़ान का नाम लेकर कह रहा है कि उसने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और अपना नज़ला इमरान ख़ान पे गिरा रहा है। हमें सियासी मैदान में सियासत करनी चाहिए। बिल्कुल हिज़्ब इख्तिलाफ का हक़ है, वो मुज़ाहरे करे, एहतजाज करे, लेकिन क्या ये नहीं हुआ कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके बाद लोगों ने कहा कि वो जो पिछले साल मार्च हुआ है उसमें माअज़ल्लाह मैं अब क्या आपके बयान करूं। खुदा का वास्ता है, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के शहरी हैं, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं।
सियासत की इंतहाओं को वहां न ले जाएं। ऑब्वियसली नईमा साहब, ताहिर साहब आपने बड़ी प्यारी बात की, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। अब सियासी इख्तलाफात नईमा साहबा अपनी जगह, लेकिन बहैसियत मुसलमान इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं या जो कुछ उन्होंने किया है उसको सराहें। कम से कम वो जो श्रीलंका में हुआ, मैयतों को जलाया जा रहा था कोरोना के नाम पर, खान साहब वहाँ पर गए हैं, बात की है और उनकी हुकूमत ने इस फैसले को वापस ले लिया। जो मुसलमानों का एक मजहबी अकीदा है उसके थ्रू अब वो अपनी मैयतों को दफनाएंगे। कम से कम इस बात को अप्रिशिएट तो करें। देखिए मैडम, वो फैसला उन्होंने 1 महीना पहले किया था, इतना आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल नईमा साहिबा, 1 महीना पहले इमरान खान साहब ने जब बात की थी उन्होंने फैसला किया था, फिर उसके बाद वापस फैसला ले लिया था कि जैसी हमारी SOPs हैं उसी पर अमल किया जाएगा। तो आप सुन भी लेना, फिर जी नईमा साहिबा सुन लिया करें ना। आप जो पिछले के उस है वो तो उस हुकूमत के उस खाते में तो ना डाले ना। ये फैसला श्रीलंका की हुकूमत को हम अच्छी सराहते हैं कि उन्होंने किया है, लेकिन ये नहीं है कि उसके दौरे से ये पहले उसका वो हुआ था, उसका नोटिफिकेशन हुआ था, ये उनका क्रेडिट नहीं है। दूसरी बात, जो अभी 8 मार्च को जो मेरे किरण मुझे आप 1 मिनट दे दें, सुन ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के उस पे जो खवातीन मार्च में जो नारे लगे हैं, जो बैनर खड़े हुए हैं, इस हुकूमत ने उसके खिलाफ क्या इकदाम किए थे। ठीक है, खवातीन मैं बताता हूँ क्या इकदाम किए हैं। उसमें जो नारे लगे उसके खिलाफ इस हुकूमत के इकदाम किए, उसको भी तो रोकना चाहिए था ना। उसके खिलाफ कुछ हुआ, उसमें क्या बेहुरमती नहीं की गई, उस पे कुछ इकदाम हुए। तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम तो होना था मेरे ख्याल में सेनेट पे के सेनेट इलेक्शन पे होना था, लेकिन आपने इस तरफ इसको लेके गए हैं, तो ठीक है इस पे कर ले। ठीक है नईमा साहिबा, आपकी बात का जवाब आपकी बात का जवाब ले लें, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं ना। मुझे एक सवाल और करना है। जी ताहिर साहब, आप जवाब दे दीजिए इनको। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँ, ये तो खुद श्रीलंका की हुकूमत ने नोटिफिकेशन जब जारी किया तो उसके साथ ये कहा कि मोहतरम इमरान खान साहब की दरख्वास्त, और खान साहब यहाँ से शुरू थे और ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन था श्रीलंका की हुकूमत के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, मैं कहता हूँ जी आपकी बात भी मान ले तो 10% सही, 20% सही, 1% सही, जो काम हुआ जिसको आज पूरी उम्मत मुस्लिमा तहसीन कर रही है कि श्रीलंका के मुसलमानों को तदफीन का हक मिला, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इमरान खान साहब का, पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, लोग पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये इमरान खान ने अगर देखे, अगर अच्छा कोई काम करे तो उसे अच्छा कहना होगा, बुरा करे तो बुरा कहना होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदारस का वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना, 70 साल में मदारस जाके रजिस्टर्ड होते थे, 1 मिनट मोहतरमा, 70 साल में मदारस जाके रजिस्टर्ड होते थे वजारत सनत के साथ। इस हुकूमत का कारनामा है कि उसने दीनी तालीम को सरकारी सतह पर तस्लीम करवाया। मैं इसी पर ही आ रही थी, कारनामा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही हूं। की बात है, औरत मार्च की बात है, मैं उसमें अर्ज कर दूं कि औरत मार्च के हवाले से हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आई हैं कानून के मुताबिक जो होगा इंशाअल्लाह वो किया जाएगा। इसको भरपूर अंदाज से हमने मुजम्मत की है जो आयन और कानून के खिलाफ हुआ है, क्योंकि कुछ वीडियो एडिटिंग में है, कुछ वीडियो में एडिट की गई है, कुछ मुकम्मल तहकीकात हो रही है और मुंतजिमीन है, कार्रवाई होगी। ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब मैं माजरत चाहूंगी, मुझे कट करना पड़ा क्योंकि मेरे शो का वक्त खत्म हो रहा है सर, मुझे सवाल करना है। अलामा साहब मैं गुजारिश करूंगी आपसे प्लीज, नईमा साहिबा जरा इस बात का जवाब दे दीजिएगा, जो मसाजिद के इमाम के हवाले से जो बात की है ना अलामा साहब ने, जरा इस बात का जवाब दे दीजिएगा, इमाम साहिबान को हुकूमत की जानिब से वजीफा देने के खिलाफ क्यों है? खबरें आ रही हैं कि वफाकुल मदारिस अल अरेबिया के आइंदा सदर के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिशें कर रहे हैं। सर मोहतरमा देखिए वजीफा उनको ना दे। इस्लामाबाद में मदारिस को ग्रेड 14 का क्या तनख्वाह दी जा रही है, आप उनको वजीफा क्यों दे रहे? पूरी तरह ग्रेड 14 और 9 का तनख्वाह दे, आप उसको वजीफा पे क्यों टरखा रहे? आप 10,000 दे रहे हो, आप जब उसको दे रहे हो जो सकाफत है उनको 30,000 मदारिस के सदर बनने की ख्वाहिश है मौलाना साहब की। नईमा साहिबा आप जवाब तो फिर सुन लेना, जवाब तो फिर कम से कम सुन लिया करे ना।
जो उलमाए कराम हो उसको 10,000 दे रहे हो, जो सकाफत के उसके है जो लोग हैं उनको 30,000 माहाना दे रहे हो, ये उनको तौहीन है। तो उसको आप ग्रेड 9 के हम कह रहे हैं और ग्रेड 14 के बराबर उनको तनख्वाह दे, आप जी, उसको दुरुस्त जवाब। वजीफे पे ना टारगेट करें। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सदर बनने के लिए ख्वाहिश रखते हैं मौलाना साहब विफाकुल मदारिस के? क्या विफाकुल मदारिस के सदर बनने की ख्वाहिश रखते हैं मौलाना साहब? ऐसी बिल्कुल नहीं। आपने जो इतनी जो चार्जशीट लगाई, मैं उसका यही जवाब दूंगी कि आप कह रहे हो ये कार्ड यूज करें, वो कार्ड यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका वजीर आजम उसके लिए कल गया है और डिप्टी स्पीकर की सीट ऑफर की है और सही, उन्होंने आप तरदीद कर रही हैं, आप कह रही हैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अलामा साहब से भी पूछ लेती हूँ। अलामा साहब, आपके पास कोई ऐसी इत्तलात है मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं जिस पर उन्हें मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि वफाकुल मदारस अल अरबिया हम सब की तंजीम है और हमारा रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ है कि उसे सियासत में नहीं आना चाहिए। जिसने सियासत करनी है वो जमीयत उलमा में चला जाए, पाकिस्तान उलमा कौंसिल में चला जाए और जमाते हैं। वफाकुल मदारस की सतह के ऊपर मैं नहीं समझता कि ऐसी कोशिश को कामयाब हो सकती है कि उसे बिल्कुल सियासतदानों के हवाले कर दिया जाए। कर ली तो फिर आपको क्या और चाहिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह। पीर को अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।